नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं। अब हम लोग 2018 का, ठीक है, पॉलिटी का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने 2017 का, ठीक है, 2017 का पिछले दिन कंप्लीट किया था और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2018 का। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, 1 और 2 स्टेटमेंट, ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है और इसको पता है कि मतलब स्टडी करने के लिए, कंसीडर करने के बाद आपको कौन सा करेक्ट है उसके बारे में आपको सही ऑप्शंस बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, इसमें कहता है नो क्रिमिनल। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस मैं आपको रीड करके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कहता है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है द emoluments and allowance of the governor of the state shall not be diminished during his term or of office। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसका आप आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में आप ऑप्शन दीजिए या, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है A2, मतलब बी में दिया है 2 ओनली, सी में दिया है बोथ एंड 2 और डी में दिया है 1 एंड 2, नाइदर 1 और नॉट 2। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसे कि हम स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं किस चीज़ से रिलेटेड है, गवर्नर से रिलेटेड है। ठीक है, गवर्नर से रिलेटेड है और गवर्नर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये बताया है कि जब गवर्नर, ठीक है, जब अपने पोस्ट पे होंगे, ठीक है, उस समय उसके अगेंस्ट कोर्ट में कोई भी, ठीक है, एक्शंस नहीं लिए जा सकते, कोर्ट के द्वारा उस पर कोई भी एक्शंस नहीं लिए जा सकते हैं। कब? जब तक कि वो पोस्ट पे रहते हैं। ठीक है, गवर्नर के पोस्ट पे रहते हैं। उसका दूसरा स्टेटमेंट है कि जब वो अपने ड्यूरेशंस में गवर्नर के जब वो गवर्नर रहते हैं, ठीक है, तो उस पीरियड में उसका सैलरी या अलाउंस, ठीक है, ये इसमें किसी तरह से वेरी नहीं किया जा सकता है, ना ही बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या एक स्टेटमेंट सही है? ठीक है, एक या दो या कोई नहीं सही है। तो जब देखिए इसमें हम जब बात करते हैं गवर्नर का, ठीक है, तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब बात करते हैं, ठीक है, तो कहाँ जाते हैं, तो हम लोग पार्ट 6 की बात करते हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 में ऐसा मेंशंस है, ठीक है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 153 टू 167। ठीक है, तो इसमें मेंशंस है गवर्नर के बारे में बताया गया है। तो उसमें ये भी बताया गया है क्या कि जब, ठीक है, गवर्नर के पोस्ट पे कोई भी इंसान रहेंगे, कोई भी व्यक्ति रहेंगे, तो उस पीरियड में, ठीक है, गवर्नर पे के खिलाफ, गवर्नर के अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में एक्शंस नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट एक सही है। ठीक है, तो आप देखिए स्टेटमेंट 1 सही है, तो इसका मतलब देखिए आपके पास पॉसिबिलिटी बनता है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, ठीक है, ना ही ये होगा सही और ना ही ये होगा सही, क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट, अब यहाँ पे देखिए आपका 3 ऑप्शन छट गया, नहीं 2 ऑप्शन छट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचा हुआ है, तो अब 2 ऑप्शन कब क्लियर होगा? ठीक है, तो अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखिए 2 स्टेटमेंट में से 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट कहता है द इमिलियंस एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। कहता है कि जब मतलब गवर्नर अपने पोस्ट पे रहते हैं उस समय, ठीक है, जो उसका अलाउंस होता है, जो भत्ता होता है, ठीक है, तो उस पीरियड में डिमिनिश नहीं किया जा सकता, मतलब घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, घटाया नहीं जा सकता है। क्या यह सही है? बिल्कुल, ये भी सही है। यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। दैट्स व्हाई हियर इज नोट A options, not B options and not D options. ऑप्शन C इज करेक्ट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, 2 क्वेश्चन नंबर, ये जो है आपका रूल ऑफ लॉ, यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। क्या है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर
रिगार्ड एज मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है लिमिटेशंस ऑफ पावर्स, इक्वलिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, और फोर्थ स्टेटमेंट है लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। अब देखिए जब हम बात करते हैं फंडामेंटल, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है ए बी और सी और उसके बाद डी दिया है। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट दिया है और इसमें कहता है कि कौन सा इस 4 स्टेटमेंट में से, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जब हम बात करते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है, तो जब फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 12 to 35, ठीक है, उसी में जब हम आर्टिकल 14 to 18 की बात करते हैं तो राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, है ना। तो राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं तो उसी में ये आ जाता है पहला जो है आर्टिकल 14 जो है, यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। ठीक है, इक्वल बिफोर लॉ, और यहाँ पे देखिए, तो जब देखिए यहाँ पे जब इसके अनुसार देखते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में क्या है ना कि पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है लिमिटेशंस ऑफ पावर, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यानी कि कोई भी पावर है, ठीक है, तो पहले से 2 चीज़ वहाँ पे कंडीशंस आता है। ठीक है, क्या कंडीशंस आता है उसके बाद इसमें 2 चीज़ आता है। क्या क्या आता है, पहला जो आता है, ठीक है, आर्टिकल 14 में पहला आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा जो आता है वो आता है इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉज। ठीक है, मतलब क्या कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कोई भी अधिकार है, ठीक है, किसी को भी अगर राइट्स मिलेगा, ठीक है, तो जो लॉ बना हुआ है पहले से उसी के अनुसार उसे राइट्स मिलेगा। ठीक है, इक्वलिटी का, और उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। ठीक है, अगर किसी को मतलब मिला है राइट्स, ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि अगर पहले से वो कहीं ना कहीं, तो वो सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए 2 केस होता है, एक देखिए इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल में क्या होता है ना कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पे है, ठीक है, कोई ए पर्सन है, ठीक है, और बी पर्सन है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि इक्वल में जब इक्वल की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है ना, ए और बी को दोनों को सेम फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। और इक्वलिटी में क्या होता है, इसमें अगर ए और बी, ठीक है, ए एंड बी 2 पर्सन है, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ए चाहे ए अगर रिच है सपोज कीजिए और बी रिच है, ठीक है, बी पुअर है, ठीक है, दोनों को इक्वलिटी मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब इक्वलिटी की इक्वल मतलब उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन जब इक्वलिटी की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है ना कि मान लीजिए कि ए रिच है और बी पुअर है, तो इस केस में ए को थोड़ा कम, ठीक है, क्योंकि देखिए इसको मतलब थोड़ा कम प्रेफरेंस मिलेगा और बी को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। क्यों, इसीलिए कि इस केस में इसको जो है जो पुअर है यानी बी को इसके लेवल में लाने के लिए, तो दिस इज द इक्वलिटी। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड एज रूल ऑफ लॉ। ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ पावर, बिल्कुल लिमिटेशंस ऑफ पावर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, तो देखिए ये भी इक्वलिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा नंबर के पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल ये नहीं। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स, बिल्कुल लिबर्टी और सिविल राइट्स है, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। अब चलिए चलते हैं
अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सॉरी, इसी तरह से इसमें स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया। इसमें देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में कहता है द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज हर ऑफिस इफ सी टू ए मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, कहता है व्हेनेवर, ठीक है, जब कभी द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल वैकेट हिज हर इमीडिएटली, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे कौन सा, ठीक है, ए ऑप्शन सही है या बी या ए एंड सी, 1 और 2 स्टेटमेंट और नाइदर 1 और 2। तो जब हम बात करते हैं स्पीकर का, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका स्पीकर से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे स्पीकर से जब बात करते हैं हम, तो इस केस में कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली शैल ही हर ऑफिस, ठीक है, सी टू बी मेंबर ऑफ असेंबली, बिल्कुल, यदि उसके मेंबर ऑफ असेंबली का, ठीक है, पावर सीज हो जाएगा तो स्वाभाविक है उसको भी स्पीकर पोस्ट से कहीं ना कहीं रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट एक करेक्ट है, ठीक है। इससे ये पता चल जाता है कि आपका कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शंस दिया गया है, इसमें देखिए ऑप्शन से किस तरह से हम लोग सॉल्व इट करते हैं। तो देखिए इस तरह से एक सही हो गया, यानी कि 2 सही नहीं होगा, ठीक है। देखिए कैसे मतलब कैंसिल होता है। इसमें देखिए आप 2 कैंसिल हैं, ठीक है, दूसरा बी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए सी हो सकता है, डी तो हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ से क्या है, 2 ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आप 2 बचा हुआ है, दूसरा के 2 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर चूज करने के लिए इसमें आप दूसरा स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब दूसरा स्टेटमेंट रीड करते हैं, इसमें बताया गया है कि व्हेनेवर, ठीक है, जब कभी द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल वैकेट हिज हर इमीडिएटली, ठीक है। तो कहता है जैसे ही डिसॉल्व होता है क्या तुरंत उसको मतलब वहाँ से पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तुरंत नहीं हटाया जाता है जब तक कि कोई नेक्स्ट, ठीक है, उस पोस्ट को फिल नहीं करते हैं, ठीक है, तब तक वो बने हुए रहते हैं। तो इस स्थिति में यानी कि ऑप्शन स्टेटमेंट 2 जो है इनकरेक्ट है, यानी कि ये जो है आपका सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कशन करते हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, क्या है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, रिफ्लेक्ट द नाइसेस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, ठीक है। लॉ एंड लिबर्टी में क्या अप्रोप्रिएट रिलेशंस है उसके बारे में कहता है। ऑप्शन ए, इफ देयर आर मोर लॉ देयर इज लेस लिबर्टी, if there are no laws there is no liberty, if there is liberty law have to be made by the people, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है, if law are changed to obtain liberty is in danger, ठीक है। जब इस केस में बात करते हैं, देखिए ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए इसका जो आंसर्स हैं आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इफ देयर आर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, ठीक है। यदि लॉ नहीं रहेगा तो फिर लिबर्टी नहीं रहेगी। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये 1935 से गवर्नमेंट एक्ट के बारे में देखिए क्या बताया गया। कहता है इंडिया फेडरेशंस, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, रेगुलेशंस पावर वाज गिवन टू द, ठीक है, 1935 का जो एक्ट था, ठीक है, उसमें लेजिस्लेटिव पावर दिया गया था, ठीक है। तो फेडरल लेजिस्लेचर में, उसके बाद कहता है कि गवर्नर जनरल, ठीक है, उसके बाद प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल गवर्नर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें की फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं और इसका डायरेक्ट आंसर्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका करेक्ट आंसर देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होता है गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर प्रोवाइड किया गया था। अब चलिए चलते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कशन। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। कहता है विथ रिफरेंस टू द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शंस होता है कंसिडर, उसके बारे में ये स्टेटमेंट दिया गया। कहता है द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कहता है कि प्रत्येक वैल्यू, वोट का जो वैल्यू होता है
किसका, एमएलए का, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अब उसके बाद कहता है दूसरा जो स्टेटमेंट है, कहता है द वैल्यू ऑफ एमपी एंड एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोटर्स ऑफ द एमपी ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द राज्यसभा। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, जब हम बात करते हैं इलेक्शंस, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस का, ठीक है, इस केस में क्या होता है ना कि जो है, ठीक है, ये जो है एमपी और एमएलए का जो वोट होता है स्टेट टू स्टेट वेरी नहीं करता है। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट एक इनकरेक्ट है। तो इस केस में हम देखते हैं तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे उसको आ जाकर के जब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, मतलब एक इनकरेक्ट है तो ये भी इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 2 बचा, बी और डी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कौन सा सही है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ए एमपी एंड लोकसभा इज मोर देन वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी ऑफ द राज्यसभा। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका, ठीक है, तो इस केस में ये स्टेटमेंट क्या है? इस केस में जो स्टेटमेंट है, नहीं, जी इस पे क्या है ना कि इस केस में, ठीक है, ये जो वैल्यू जो होता है, ठीक है, स्टेट का, ठीक है, एमएलए का, ठीक है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक था थोड़ा सा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है ना कि द वैल्यू ऑफ द वोट्स टू एमएलए वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बिल्कुल वेरी करता है। ठीक है, यानी कि एक नंबर भी सही हो सकता है, सी नंबर भी सही हो सकता है, ठीक है, 2 गलत हो सकता है, ठीक है, डी गलत हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ए और सी ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए देखते हैं अब दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं द वैल्यू ऑफ द एमपी एंड ऑफ द लोकसभा मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ द एमपी ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल ये भी सही है, मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? ये भी देखिए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें राइट टू प्राइवेसी की बात किया गया है। कहता है राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज ए इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ and personal liberty which of the following of the Indian constitutions correctly and appropriately imply the statement। ठीक है, तो ये वाला जब हम पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात करते हैं, ठीक है, तो इस केस में जो करेक्ट आंसर होता है, ठीक है, ये सब देखिए फंडामेंटल राइट्स की बात जो करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी वीवीआई है और इसको आपको कहीं ना कहीं काफ़ी कंटेस्ट गेट बाय हार्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में इसका जो करेक्ट आंसर है इस तरह से है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आर्टिकल 21 की जब बात करते हैं तो इसमें आपको मेंशंस है राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है, और राइट टू प्राइवेसी की भी बात वहाँ पे किया गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। इसमें कहता है कि विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटी। ठीक है, तो कौन सा पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड है? तो कहता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी स्क्रूटनाइज एंड रिपोर्ट टू द whether the power to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. Compared to the constitutions of delegated by the parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegations। ठीक है, तो इसमें कहता है कौन सा कमेटी। ठीक है, देखिए बहुत सारे कमेटी हैं, जैसे कि राजमन्नार कमेटी है, ठीक है, उसी तरह से आपका चक्रवर्ती कमेटी है, ठीक है, चक्रवर्ती कमेटी है, ठीक है, जीवी कमेटी है। तो ये सब इम्पोर्टेंट कमेटी है जिसे कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा कमेटी की बात किया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कौन सा कमेटी का। ठीक है, तो ये जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कहता है कि कौन सा कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, ठीक है, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, रूल कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, तो इस केस में जो करेक्ट ऑप्शंस है, ठीक है, कमेटी का जब बात करते हैं तो ये जो है आपका जो कमेटी था ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से रिलेटेड था। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका क्वेश्चन है
इंग्लिश एजुकेशन। तो ये जो है क्वेश्चन इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो कौन सा जो एक्ट था, ठीक है, जिसमें कि इंग्लिश एजुकेशन को, ठीक है, भारत में लाया गया, ठीक है, इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किया गया। तो चार्टर्ड एक्ट 1813, ठीक है, जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, उसके बाद ओरिएंटलिस्ट एंड एंजलिस्ट चक्र कंट्रोवर्सी। अब कहता है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्या ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट 1 and 2 ओनली, बी में कहता है 2 ओनली, उसके बाद सी में 1 and 3 ओनली, उसके बाद आपका डी में कहता है 1, 2 and 3। देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन का, ठीक है, कहाँ पे, इंडिया में। तो इस केस में जो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, आपका ये स्टेटमेंट यानी कि यहाँ पे जो वन स्टेटमेंट कहता है 1827 इंट्रोडक्शन का, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो इस केस में यानी कि आपका ए पॉसिबिलिटी किसका, ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है, ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी, सॉरी बी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी हो सकता है, उसके बाद ऑप्शन डी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन कैंसिल हो गया, यानी कि ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट जब पढ़ते हैं तो इसमें क्या है ना कि जब कहता है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंट्रोडक्शन 1823, तो इस केस में क्या है ना कि जब हम बात करते हैं ये राइट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन का, ठीक है, तो इस केस में क्या है कि दूसरा स्टेटमेंट, ठीक है, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी, अब देखिए ऑप्शन से किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, यानी कि पॉसिबिलिटी आपका सी होने का पॉसिबिलिटी खत्म हो गया, उसका डी होने का पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। अब इस केस में देखिए डायरेक्ट आप तीसरा और स्टेटमेंट पढ़े भी ना, ठीक है, आप डायरेक्ट इसका आंसर ए लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया, ठीक है। आप देखिए 10th नंबर क्वेश्चन जो है, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। तो क्या स्टेटमेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। कहता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल cannot be examined by the any court and no judgment can make it on, ठीक है, on it। अब यहाँ पे ए टू बी ऑप्शन दो ओनली, सी ऑप्शन दिया है 1 and 2 ओनली, नाइदर डी में दिया है नाइदर 1 और 2, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं पहला स्टेटमेंट का, ठीक है, तो पहला कहता है 9th शेड्यूल में ये जो पार्लियामेंट्री है ना, तो इस केस में आपका जो होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जब करेक्ट है तो बी का पॉसिबिलिटी समाप्त हो गया, उसके बाद सी का में भी हो सकता है, डी का पॉसिबिलिटी समाप्त हो गया। यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस बच गए हैं। इस दो ऑप्शंस में चलिए देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड इट, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे तो कहता है कि 9th शेड्यूल में दिया गया कैसे गया, यानी कि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी कहता है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। क्या है स्टेटमेंट, देखिए हम लोग रीड करते हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है। कहता है फर्स्ट लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो उस समय एक ही पार्टी था अपोजिशन में, ठीक है, स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है, लार्जेस्ट पार्टी के रूप में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इन द लोकसभा ए लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969, 1969 में रिकॉग्नाइज हुआ था अपोजिशन पार्टी। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, कहता है इन द लोकसभा इफ ए पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। कहता है कि अगर 75 मेंबर्स नहीं होगा मिनिमम तो वो अपोजिशन लीडर के रूप में
नहीं जाने जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एक करेक्ट है, उसके बाद जा करके स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, 2 गलत है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए हो गया। अब चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, 12th नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, ये कहता है क्या चीज़, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है प्रेसिडेंट, देखिए कहता है इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, ऑप्शन दिया है द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, बी में कहता है द पावर ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ द दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, उसको सी कहता है आर्टिकल 90 इज सस्पेंडेड इन द स्टेट, उसको डी कहता है द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द स्टेट। ठीक है, जब हम इस केस की बात करते हैं तो इस केस में किसके केस में, प्रेसिडेंट की केस में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के केस में जो कहता है पहला जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एक्सरसाइज बाय अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद सी का कोई लेना देना नहीं है प्रेसिडेंट से। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट रिलेटेड टू स्टेट, बिल्कुल नहीं। जब स्टेट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट के बदले यहाँ पे क्या आ जाता है, तो गवर्नर आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, तब ये आपका जो स्टेटमेंट है ऑप्शन से ये सही होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ना ए होगा, ना सी होगा, ना ही डी होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये था 2018 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग कल डिस्कशन करेंगे 2019 का पॉलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।